नमस्कार जी। आज आपको 12th क्लास के नए कोर्स के अनुसार चैप्टर नंबर 10 के विषय में बताया जाएगा, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। चैप्टर 6 और 7 को जानने से पहले हमें चैप्टर 10 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जानने के बाद चैप्टर 6 और 7 आसानी से हो पाएगा। तो इसमें जो सिलेबस शामिल किया गया है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ के बारे में, डेफिनेशन, टाइप, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, इसी प्रकार इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव तालमेल योग्यता जो है उसके विषय में पूछा गया है। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। हम इनके टाइप बाद में बताएंगे, पहले इसकी परिभाषा और इनके इम्प्रूविंग के जो मेथड हैं उनके बारे में बताएंगे। तो जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो क्या है? सरल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं, कोई भी फोर्स हो और उस फोर्स के अपोजिट कोई और फोर्स लगे तो उसी फोर्स को शक्ति कहा जाएगा। कैसे? हर किसी वस्तु की या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी अपनी एक ताकत होती है, चाहे वो ताकत उसके वजन की हो, चाहे वो ताकत सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण फोर्स की हो, चाहे वो ताकत किसी वायु हवा की हो। जब भी उसके विपरीत दिशा से कोई भी फोर्स लगती है तो उस फोर्स को हम शक्ति कहते हैं। तो सरल शब्दों में कहा जाएगा, किसी भी ताकत के विरुद्ध लगाए गए बल को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति को विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? तो शक्ति के विकास के 3 मेथड होते हैं, जिसपे नंबर 1 पे आता है आइसोमेट्रिक मेथड। आइसोमेट्रिक मेथड ये ऐसा मेथड है जिसमें हमें दिखाई देगा कि इसमें जो मसल्स हैं उसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता। ना ही मसल के आकार में बढ़ोतरी होती है और ना ही मसल का आकार जो है घटता है। ना ही मसल बड़ी होती है और ना ही मसल छोटी होती है। पहला मुख्य बिंदु तो यही है कि इसमें मसल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा मुख्य बिंदु है कि इसमें कार्य भी होते हुए दिखाई नहीं देता। तो आप ध्यान देंगे, एक तो मसल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है और कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे दीवार को धक्का देना, आप यहाँ पर देखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है, इसमें ये लड़की दीवार को धक्का दे रही है। क्या आपको इसके मसल बड़े या छोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं। और क्या दीवार पीछे को हटी? क्या कार्य होता हुआ दिखाई दिया? नहीं। लेकिन ये फोर्स लगा रही है, फोर्स तो लग रही है लेकिन उसमें मसल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा और जो है कार्य होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वो जो है बिल्कुल आइसोमेट्रिक के अपोजिट है। कैसे है अपोजिट? देखिए, आइसोमेट्रिक में तो मसल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आइसोटोनिक में मसल के आकार में परिवर्तन होगा। अर्थात मसल बढ़ भी सकता है और मसल घट भी सकता है। तो मसल के आकार में परिवर्तन होगा आइसोटोनिक में। और दूसरा पॉइंट क्या था कि कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आइसोटोनिक में कार्य होता हुआ भी दिखाई देगा। देखिए कैसे, ये देखिए, यह है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इसमें जब ये व्यक्ति रस्सी चढ़ता है तो यहाँ पर देखिए ये हाथ, इसमें मसल जो है छोटी होती है, लेकिन जैसे ही दूसरा हाथ आगे आता है तो ये मसल ऊपर को बढ़ेगी और ये छोटी होगी। फिर ये जब आगे जाएगा तो ये बढ़ेगी और वो दूसरी वाली छोटी होगी। तो मसल जो है ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, इसमें बाइसेप्स का आकार छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। ऐसे ही जो है कार्य भी होता हुआ दिखाई देगा। आपको कहाँ पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जब रस्सी पर चढ़ता है तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो रही है। बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर को जा रही है। तो कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक में क्या अंतर है? आइसोमेट्रिक में मसल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि आइसोटोनिक में होता है। आइसोमेट्रिक में कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता,
जबकि आइसोटोनिक में कार्य होता हुआ दिखाई देता है। आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल है जैसे दीवार को धक्का देना, और आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है जैसे रस्सी चढ़ना। ये हो गया रस्सी चढ़ना। तो ये दो मेथड थे, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है आइसोकाइनेमेटिक। आइसोकाइनेमेटिक या आइसोकाइनेटिक ये है। आइसोकाइनेटिक जो है विशेष प्रकार से निर्मित मशीनों द्वारा किया जाने वाला व्यायाम है। तो ध्यान रखना इसमें, ये जो निर्मित मशीनें हैं मतलब बनाई हुई मशीनें, कौन सी मशीन होती हैं? जिससे स्पेशल किसी पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज की जाती हो, जैसे बाइसेप्स के लिए डंबल का प्रयोग करना, चेस्ट के लिए चेस्ट मशीन का प्रयोग करना, बैक मसल के लिए पीछे को खींचने वाली जो रोइंग्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, उनका प्रयोग करना। इस प्रकार ये विशेष प्रकार से निर्मित मशीनों द्वारा किया जाता है। ये मुख्य रूप से खिलाड़ियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो प्लेयर्स होते हैं वो इसका प्रयोग अधिक करते हैं। आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है इसकी, ये देखिए, ये जो मशीन है इसके द्वारा, ये थाई मशीन है जिससे थाई के एक्सरसाइज को जो है करके थाई मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। तो आइसोकाइनेमेटिक ऐसी एक्सरसाइजें जो विशेष प्रकार से निर्मित मशीनों द्वारा की जाती हों, जिससे विशेष मसल की ग्रोथ की जाती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। तो शक्ति के विकास के ये 3 मेथड थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। तो शक्ति के बारे में हमने क्लियर कर लिया है। अब जो अगला है वो है सहन शक्ति, इंडोरेंस जिसे कहते हैं। सहन शक्ति जो है ये है क्या? जहाँ पर इंडोरेंस या सहन शक्ति का नाम आ जाए वहाँ पर आप एक शब्द जरूर याद कर लेना, थकावट। थकावट। जब व्यक्ति थक जाता है, थकने के बाद फिर भी वो कार्य करता है, एनर्जी यूज करता है उसी क्रिया में जिस क्रिया से वो थका है, तो उसमें की गई ऊर्जा को सहन शक्ति कहते हैं। अब देखो सरल कैसे बताया जाएगा। थकावट के बाद व्यक्ति थक गया, उसके बाद जो कार्य किया जाता है उसको सहन शक्ति कहते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, कुश्ती के 2 खिलाड़ी हैं, वो आपस में फाइट करते हैं। फाइट करते करते ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, ये दोनों फाइट करते करते थक जाते हैं, प्रॉपर चैनल से पूरी तरह थक जाते हैं, फिर भी वो फाइट करते रहते हैं। तो बाहर जो ऑडियंस रहते हैं वो क्या कहते हैं, भाई इन दोनों की तो जो है ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई, शक्ति जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। इतने में ही एक खिलाड़ी जो है दूसरे खिलाड़ी पर टेक्निक लगा करके उसको हरा देता है, अचानक से ही टेक्निक लगा करके हरा देता है। तो तब वो ऑडियंस क्या कहेंगे, भाई जिसने हराया उसमें बड़ा क्या था, दम था। दम, ये नहीं कहेंगे बड़ी शक्ति थी, वो कहेंगे उसमें क्या था, बड़ा दम था। इस दम को ही इंडोरेंस कहते हैं। इस दम का मतलब ही सहन शक्ति है। देसी भाषा में सहन शक्ति को दम कहते हैं। तो वो खिलाड़ी थक गया था, थकने के बाद भी उसने एनर्जी लगाई और उसको हराया। तो थकावट के बाद जो उसने कार्य किया उसको क्या कहेंगे, सहन शक्ति कहेंगे। सहन शक्ति के विकास के मेथड देखिए। निरंतर प्रशिक्षण विधि, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब निरंतर प्रशिक्षण, निरंतर का मतलब है लगातार किसी भी क्रिया को करना। आप जब किसी कार्य को कंटिन्यूअस करते रहेंगे, रोजाना करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो उस बार बार किए गए अभ्यास से आपकी जो है सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ में इसकी बहुत बड़ी महत्वता है, लेकिन फिजिकल के साथ साथ जनरल एक्टिविटीज़ में भी इसका यूज है, मानसिक एक्टिविटीज़ में भी इसका यूज है। जैसे किसी चीज़ को हम याद करेंगे तो याद करते करते उस टॉपिक की गहराई में हम उतरते चले जाते हैं और उसके बारे में ज्ञान बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति रोज़ाना कोई क्रिया को लगातार करता रहे तो वो उस क्रिया को करने में फिर थकावट महसूस नहीं करता। मान लीजिए यदि आपको सारा साल लिखने की प्रैक्टिस ना कराई जाए तो आप जो है एग्ज़ाम देते समय आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आप 3 घंटे लगातार नहीं लिख पाएंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन सारा साल प्रैक्टिस कराई जाए तो आप निरंतर उसको 3 घंटे आप लिख भी देंगे और
कि आपको महसूस भी नहीं होगा भाई हमने कोई क्रिया की है। तो निरंतर प्रशिक्षण विधि ये है जो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती है। इसका मतलब ये है किसी भी कार्य को लगातार लंबे समय तक बार बार करते रहना। ये ध्यान रखना, ये जो है सहन शक्ति के विकास की सर्वोत्तम विधि है। सबसे जल्दी जो सहन शक्ति का विकास होता है वो इसी से होता है। दूसरा है अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल मतलब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब इंटरवल किस लिए होता है? इंटरवल होता है रिकवरी के लिए। अब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो 4 पीरियड्स के बाद आपको रेस्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद 4 मतलब हाफ जो होता है जिसको हम रिसेस बोलते हैं, इसमें आप खाना खा लीजिए और रिकवरी कर लीजिए, अपनी बॉडी को फिर से ऐसा कर लीजिए जैसा रिसेस से पहले था, ताकि जिस एनर्जी से आप पहले 4 पीरियड पढ़ पाए उसी एनर्जी से आप बाद के 4 पीरियड भी पढ़ लें। ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है। इसी प्रकार से ये ट्रेनिंग होती है। कैसे होती है देखिए, इस ट्रेनिंग में क्या करना होता है, मान लीजिए यहाँ से ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो व्यक्ति इसको आदेश दिया जाता है कि आप दौड़िए। ये यहाँ से तेज़ी से दौड़ कर जाता है, यहाँ पहुँचता है और यहाँ पहुँचने के बाद उसको रेस्ट दिया जाता है। वो रेस्ट कैसा होता है, वहाँ से वो धीरे धीरे चलकर वापस आता है। वो धीरे धीरे चलकर वापस आता है। जैसे ही यहाँ चलकर धीरे धीरे वापस आता है तो फिर से तेज़ी से दौड़ता है। तेज़ी से दौड़ने के बाद वो फिर से धीरे धीरे चलकर वापस आता है। धीरे धीरे चलकर वापस आया, फिर से तेज़ी से दौड़ा, फिर धीरे धीरे चलकर वापस आया। ये जो धीरे धीरे चलकर वापस आया है यही उसका इंटरवल है, यही उसका अंतराल है। और ये अंतराल हमने उसको किस लिए दिया, ताकि तेज़ दौड़ने से जो उसको थकावट महसूस हुई थी उसकी वो रिकवरी आराम आराम से चल करके उसकी रिकवरी वो कर ले। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यही है कि कोई क्रिया की, सबसे पहले ध्यान दें इसमें क्रिया होती है, क्रिया के बाद रिकवरी मतलब उसको रेस्ट दिया जाता है, रिकवरी के बाद पुनः क्रिया फिर से वही क्रिया रिपीट की जाती है। तो उसको कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ऐसी विधि जिसमें अभ्यास करने के बाद आराम करके जिससे दोबारा वही अभ्यास क्रिया की जाती है और वो कार्य निरंतर चलता है, उसको इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। तीसरा जो है वो है फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फर्टलेग में क्या होता है, इसमें हमें याद रखना होगा कि जो है फर्टलेग जो है स्वीडन भाषा का शब्द है। स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गति खेल। ये स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गति खेल, अर्थात गति के साथ खेलना। गति के साथ खेलना कैसे होता है उसको समझिए। इसमें क्या होता है, इस ट्रेनिंग में ऊबड़ खाबड़ सड़कें होती हैं, रेत होते हैं, आगे जाके रेतीली जगह भी आ सकती है, गड्ढे भी आ सकते हैं, कुछ हर्डल्स को भी शामिल किया जा सकता है, तिरछे ऐसे कटिंग वाले रोड भी हो सकते हैं, और कुछ गुफाएं मतलब झुक कर के जिनके नीचे से जाया जाए वैसी भी क्रियाएं हो सकती हैं। तो मिक्सिंग सारे काम होते हैं, कुछ चढ़ाइयाँ भी होती हैं, कुछ ढलान भी होते हैं। तो इसमें क्या करता है एथलीट, कभी तेज़ी से दौड़ता है, कभी धीमा दौड़ता है, कभी साइड कट लेता है, कभी झुकता है तो कभी जंप लेता है। तो ऐसी क्रियाएं वो करता रहता है। तो ये क्या हो गया, गति के साथ वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड है जिससे सहन शक्ति का काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। ये देखिए, यह शब्द स्वीडन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है गति खेल, गति के साथ खेलना। इस विधि में खिलाड़ी के सामने ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कीचड़, रेतीली जगह, बाधाएं आदि को अपनी गति के अनुसार पार करना होता है। अपनी इच्छा से उसकी गति कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी वो दाएं मुड़ता है, कभी वो बाएं मुड़ता है, कभी छलांग लगाता है तो कभी झुक करके किसी चीज़ के नीचे से निकलता है। इस तरह इसको फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। तो सहन शक्ति के विकास की ये विधि थी, 3 विधियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि, और ये तीसरी है फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड, फर्टलेग प्रशिक्षण विधि। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है गति। गति किसे कहते हैं, जहाँ पर गति की बात आ जाए, स्पीड की बात आ जाए, तो आप ध्यान रखना वहाँ पर वो कम से कम समय की बात कर रहा है, कम से कम समय।
मतलब ऐसी कोई क्रिया वो करेगा जिसको वो कम से कम समय में करे, तो वो उसका संबंध गति से है, उसका संबंध स्पीड से है। कम से कम समय में अधिकतम क्रिया करना या अधिकतम दूरी को तय करना, अधिकतम डिस्टेंस को तय करना स्पीड कहलाता है। कम से कम समय में तय की गई अधिकतम दूरी को गति कहते हैं। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये देखिए गति, ये कम से कम समय में अपनी दूरी को तय कर रही है, तो इससे इसकी गति जो है मेंशन होगी। अब गति के विकास की विधियां दो हैं, पैस दौड़ें और तब रन दौड़ें। पैस दौड़ें और तब रन दौड़ें। तब रन दौड़ों को एक्सीलरेशन रन भी कहते हैं। एक्सीलरेशन इंग्लिश में इसका नाम है। एक्सीलेटर जैसे देते हैं ना एकदम तेजी से, तो तब रन दौड़ें और पैस दौड़ें। पैस दौड़ों को पहले हम करते हैं, इसका अभिप्राय है लंबी दूरी की दौड़, लॉन्ग, लंबी दूरी तक दौड़ना, जैसे 800 मीटर, 1500 मीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, क्रॉस कंट्री, इस तरह की जितनी भी दौड़ हैं वो सब पैस दौड़ में शामिल होती हैं। तब रन दौड़ें, इसका मतलब है छोटी दूरी की दौड़ें, एक सांस में तय की जाने वाली दौड़, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर आदि। ये दौड़ इसमें जिसमें एक सांस में दौड़ी जाती है। यहीं पर आपको ध्यान दिया जाए तो यहीं पर एरोबिक और अनएरोबिक एक्सरसाइज जो शामिल होती है उनको यहाँ पर भी आसानी से समझाया जा सकता है। ऑक्सीजन के साथ जो की जाती हैं उसको एरोबिक कहते हैं, जैसे पैस दौड़े। लंबी दूरी की दौड़ करेंगे तो ऑक्सीजन हमें लेनी पड़ेगी, और बिना ऑक्सीजन के जो एक्सरसाइज की जाती है उनको अनएरोबिक कहते हैं, जैसे तब रन दौड़ें। छोटी दूरी की दौड़ एक सांस में ही दौड़ी जाती है। तो ये गति के विकास के दो मेथड थे। अब हम आगे चलते हैं लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं तो काफ़ी जगह इसमें देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है या मसल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये कोई निर्धारित उत्तर नहीं है इसका सटीक जो उत्तर है, एक्चुअल जो उत्तर है, उसका संबंध जॉइंट से है। तो जॉइंट जहाँ पर जोड़ होगा वहीं पर लचक की बात होगी। जब किसी हड्डी के अंदर जोड़ होगा तो वहीं पर लचक की बात होगी। ये कोहनी बनती है तो यहाँ पर इसका जोड़ है तो यहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी। तो मानव शरीर के जोड़ों की मूवमेंट को लचक कहते हैं। जॉइंट हरकत, जोड़ों में जो हरकत होती है, ये जोड़ों की मूवमेंट को लचक कहते हैं। ये जोड़ों की हरकतों को लचक कहते हैं, जॉइंट मूवमेंट। इसलिए आप जोड़ों, ये जो जॉइंट शब्द है इसको इसमें शामिल करना। तो जोड़ों की हरकतों को लचक कहते हैं। लचक के प्रकार हम बाद में बताएंगे, पहले इसकी विधियां बताते हैं। लचक के विकास की विधियां। लचक के विकास की मुख्य विधियां 4 हैं। बालिस्टिक मेथड। बालिस्टिक का मतलब है झूले की तरह झूलना। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जॉइंट को अधिकतम दूरी तक ले जाकर झूले की तरह झूला जाएगा। ये लचक के विकास की सबसे पुरानी विधि है। जैसे धनुरासन, धनुष नहीं है धनुर है, धनुरासन में झूला झूलना। धनुरासन में झूला कैसे झूली जाएगी, ये देखिए। धनुरासन लगाने के बाद आप इस प्रकार झूला झूल सकते हैं, पैरों को पकड़कर इस प्रकार झूला झूल सकते हैं। इसी का नाम है बालिस्टिक विधि। और इसी प्रकार आप पवन मुक्त आसन में भी झूला झूल सकते हैं। यह है पवन मुक्त आसन, इसमें भी आप ऐसे ही झूला झूल सकते हैं। यह है बालिस्टिक विधि। ये सबसे पुराना मेथड है। सबसे पहले लचक का विकास इसी मेथड से किया जाता था, बालिस्टिक विधि से। दूसरा इसका मेथड है खिंचाव विधि, स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें क्या करना है, जोड़ों की हरकतों को अधिकतम दूरी तक ले जाकर बिना रुके धीरे धीरे वापस आना है। मान लो आप पवन मुक्तासन करते हैं तो इसमें धीरे धीरे जोड़ों को अधिकतम दूरी तक ले जाकर इस पोजीशन में आ जाना है और बिना रुके, बिना किसी होल्डिंग के ही धीरे धीरे इस पोजीशन से वापस आकर सीधे लेट जाना है। सीधे लेट कर ये पोजीशन प्राप्त होगी और फिर धीरे धीरे वापस इसी पोजीशन में जो है आ जाना है बिना रुके। और अगला जो मेथड है वो है स्थिर खिंचाव विधि, होल्ड स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें क्या करना है, धीरे धीरे अधिकतम दूरी तक जोड़ों को ले जाना है और क्षमता अनुसार वहाँ पर रुकना है। मान लो हम धनुरासन करते हैं तो यहाँ पर जाकर हमें होल्ड करना है। धीरे धीरे ये पोजीशन हमने प्राप्त की और यहाँ पर अपनी कैपेसिटी अनुसार रुके।
या फिर 30 सेकंड तक आप इसमें रुक जाएं। ऐसा करने से लचक का विकास होता है। यह है होल्ड स्ट्रेचिंग मेथड, मतलब वहाँ पर जाकर रुकना। तो चौथा जो मेथड है इसका वो है नाड़ी पेशीय। यहाँ पे नाड़ी और आएगा सामने, नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि। नाड़ी बोलते हैं नस नाड़ियों को, नर्व्स को, जो नसें हमारे शरीर में वायर की तरह पूरी बॉडी में होती हैं। पेशीय बोलते हैं मसल को, मसल जो मांसपेशियाँ, उनको पेशीय भी कहा जाता है। सरलीकरण बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरल बना देना। तो नाड़ी और मसल को बिल्कुल सरल बना देती है यह विधि। इसमें क्या करना होता है, ये विशेष प्रकार से खिलाड़ियों के लिए होती है। इसमें गति के साथ मूवमेंट कराई जाती है। जो जोड़ों की मूवमेंट है वो गति के साथ कराई जाती है, जैसे गर्दन का घुमाना, ठीक है ना, जैसे गर्दन का घुमाना, शोल्डर का घुमाना, कंधे का घुमाना, कोई भी हिप रोटेशन कर लो, इसमें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे हिप की रोटेशन करना। तो गति के साथ जोड़ों की मूवमेंट, जोड़ों की हरकतें करना नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि कहलाती है। तो इस पेशीय के सामने नाड़ी भी आप लिख लेना, नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि। तो ये गति के विकास की विधियाँ इससे पहले हुई थी, ये दोनों पैच दौड़े और त्वरण दौड़े। फिर आते हैं हम लचक पर। लचक के विकास की विधियाँ हैं बालिस्टिक मेथड, स्ट्रेचिंग मेथड, फिक्स स्ट्रेचिंग मेथड, और ये है PNF नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि। उसके बाद हम बात करते हैं समन्वय की, कोरिलेशन कोऑर्डिनेशन की। समन्वय, तालमेल। तालमेल क्या होता है? मस्तिष्क और मसल का उचित योगदान ही तालमेल कहलाता है। उचित तालमेल ही समन्वय कहलाता है। कैसे? मसल कैसे काम करता है? जैसी जो हमारा मस्तिष्क उससे कराता है। यदि हम सीधा चलना चाहेंगे तो हम सीधे चलेंगे। मस्तिष्क जो है आदेश देता है मसल को कि सीधा चला जाए, फिर हम टांगों की मसल से सीधा चलते हैं। लेकिन एक शराबी जो होता है उसका तालमेल ठीक नहीं होता। वो शराब की वजह से ब्रेन कहता है सीधा चल, लेकिन मसल को संदेश अच्छा ना पहुंचने की वजह से वो दाएं बाएं चलना शुरू कर देता है। तो उसका तालमेल कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। ये जो समन्वय है ये कैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे म्यूजिक पे डांस करना अच्छे तालमेल के कारण होता है। अच्छे ही तालमेल के कारण जो है रिदमिक एक्सरसाइज होती हैं। अच्छे ही तालमेल के कारण मांसपेशी जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं, वो भी अच्छे तालमेल के कारण होती है। लेजियम, डंबल, इस प्रकार की एक्सरसाइज अच्छे तालमेल के कारण होती है। तो मसल और मस्तिष्क का उचित तालमेल ही समन्वय कहलाता है। समन्वय की विधियाँ वही आ जाती हैं जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, किसी भी म्यूजिक के साथ क्रियाओं का अभ्यास करना, ये उसमें आ जाती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब तक हमने जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो किए हैं, जैसे शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति के विकास की विधियाँ। सहन शक्ति किसे कहते हैं, सहन शक्ति के विकास की विधियाँ। गति किसे कहते हैं, गति के विकास की विधियाँ। लचक किसे कहते हैं, लचक के विकास की विधियाँ। और समन्वय किसे कहते हैं। अब हम इन सब के प्रकारों का वर्णन करेंगे, टाइप्स का वर्णन करेंगे। तो टाइप्स को हम जल्दी जल्दी करा देते हैं। शक्ति के प्रकार। शक्ति मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी जाती है, गतिशील और स्थिर। स्थिर शक्ति एक ही प्रकार की होती है। जैसे कोई बेंच रखा हुआ है तो उस बेंच की अपनी फिक्स शक्ति है, उसका वजन है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, वो फिक्स है, वो वस्तु की गति में नहीं है, वो उसकी ताकत जो है वो स्थिर है। गतिशील शक्तियों में आती है, इसमें जो गति हर एक किसी के अंदर शामिल होगी, उसमें गतिविधियाँ शामिल होंगी। गतिशील जो शक्ति है उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी शामिल होगी। ये 3 प्रकार की होती है। अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगाया गया बल, पूरे शरीर का बल जो है एक ही बिंदु पर लगाना अधिकतम शक्ति कहलाता है। जैसे शॉट पुट करना, गोला जो फेंकते हैं पूरी फोर्स के साथ फेंका जाता है, वो अधिकतम बल उसमें लगता है। विस्फोटात्मक शक्ति, ये बॉन्ड्स का विस्फोट करती है। एनर्जी के जो बॉन्ड हैं वो अचानक से विस्फोट करती हैं। जैसे खड़े खड़े हम कूदें, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ से जंप लगाता है खड़े खड़े, तो ये पीछे से भागकर तो नहीं आया,
इसने अचानक से ही अपनी थाई पावर का इस्तेमाल किया, ज़मीन से फोर्स ली और उसने जंप लगाया। अचानक से बॉन्ड एनर्जियों को यूज किया, एक विस्फोट होता है अंदर एनर्जी का, तो उससे इन्होंने जंप किया थाई मसल के द्वारा। तो ये विस्फोटात्मक शक्ति इसको कहते हैं, अचानक से लगाई गई पावर, जैसे खड़े खड़े कूदना। और सहन क्षमता शक्ति ऐसी है जो लंबे समय तक किसी शक्ति का लगातार प्रयोग किया जाता हो, लंबे समय तक किसी शक्ति का लगातार प्रयोग किया जाता हो। ये इसको नोट कर लें, ये है गतिशील शक्ति। इसको नोट करते ही आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ये है अधिकतम शक्ति, इसको भी आप नोट कर लें। गतिशील शक्ति का पहला प्रकार यह है विस्फोटात्मक शक्ति। स्प्रिंट करते हैं, जैसे 50 मीटर 100 मीटर की दौड़ जो लगाते हैं, वो सब इसी में शामिल हो जाते हैं। और यह है सहन क्षमता शक्ति। यह है लंबी कोई भी क्रिया, जैसे कोई भी तैराकी की वो होगी, और या फिर कोई भी जैसे मुक्केबाजी होगी, जूडो होगी, उनमें 5-5 मिनट की 3.5 मिनट की फाइटिंग जो होती है, उसमें ये सब शामिल होता है। स्थिर शक्ति को आपको बता ही दिया, मांसपेशियां शक्ति इसमें बिल्कुल स्थिर रहती हैं, अधिक हिलजुल नहीं होती। अब सहन शक्ति की हम बात करते हैं। सहन शक्ति के जो प्रकार हैं, सहन शक्ति के आप जो हैं ये मुख्य प्रकार ही नोट कर लीजिए। शुरू के जो 3 हैं इन्हीं को कर लीजिए, या फिर ये छोड़कर समझ सभी को लीजिए, लेकिन एग्जाम में किसी एक को आप लिख सकते हैं। जैसे समय के आधार पर हम डिपेंड करते हैं, तो सहन शक्ति 4 प्रकार की होती है। गति सहन शक्ति, अल्प अवधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि। गति मतलब 45 सेकंड से कम तक की, और अवधि मतलब 45 सेकंड से कम की जो भी क्रिया थकान पैदा कर दे, ऐसी छोटी क्रिया जिसमें थकान आ जाए लेकिन वो हो सिर्फ 45 सेकंड की, तो उसको कहेंगे गति सहन शक्ति, क्योंकि गति के वजह से उसमें थकावट महसूस होती है। अल्प अवधि सहन शक्ति 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक में यदि कोई किसी क्रिया को करे और उसमें थकावट आ जाए तो अल्प अवधि होगी। मध्य अवधि 2 मिनट से 11 मिनट तक, और दीर्घकालीन अवधि 11 मिनट से आगे जितना भी हो। 11 मिनट के बाद यदि थकावट महसूस होती है कभी भी, तो दीर्घकालीन सहन शक्ति में शामिल होती है। और क्रियाकलाप के आधार पर सहन शक्ति 3 प्रकार की है, बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप इसको नोट करके अपने उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप जो है मुख्य रूप से समय अवधि के अनुसार इसको नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं लचक के प्रकार। लचक 2 प्रकार की होती है, पैसिव और एक्टिव, मतलब एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और अक्रिय। जो ये है अक्रिय लचक, इसमें क्या होता है, कोई भी भारी मतलब दूसरा व्यक्ति उसमें सहायता करेगा। मान लीजिए हम कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी का कार्य करते हैं, जोड़ों की हरकतों का कार्य करते हैं। एक तो हम है कि भाई अपने ही स्वयं के अनुसार अधिकतम दूरी तक जोड़ों की मूवमेंट करा दें, ठीक है, स्वयं के अनुसार अधिकतम दूरी तक जोड़ों की मूवमेंट करा दें, तो वो तो हो जाएगी सक्रिय। सक्रिय मतलब हमने खुद ने की है। एक्टिव खुद द्वारा, जैसे बैठना, लेटना, ये सारी क्रियाएं खुद ही करते हैं। या फिर कोई भी आसन जो हम किसी दूसरे की मदद के बिना करें, वो होगी सक्रिय लचक। और यदि हम दूसरे की मदद लेते हैं किसी भी आसन को करने में, तो हो जाएगी अक्रिय लचक। व्यायाम में अधिक खिंचाव लाने के लिए सहयोगी की सहायता पड़ती है। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद जब हम कूलिंग डाउन करते हैं, तो उसमें ये जो है खिंचाव वाली एक्सरसाइजें शामिल की जाती हैं। तो पार्टनर की हेल्प से जो है जोड़ों की हरकतों में अधिक खिंचाव लाया जाता है, जिससे कूलिंग डाउन और भी बेहतरीन होता है। तो ये लचक के 2 प्रकार थे, इन दोनों प्रकार को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। उसके बाद समन्वय योग्यता। समन्वय योग्यता के जो हैं 7 प्रकार हैं, बहुत ही सिंपल हैं। जैसे निर्धारण योग्यता, किसी भी चीज़ को जो है निर्धारित करने की योग्यता है, उसको जैसे क्या उसमें क्रिया शामिल होनी है, कितनी गति और क्या उसकी परिस्थिति है, उसको पहले से ही निर्धारित कर लेना। भाई इस गति के साथ मुझे बॉलिंग करनी है, या फिर इस गति के साथ मुझे दौड़ना है। ऐसे ही दूसरी है प्रतिक्रिया योग्यता, एक्शन टू रिएक्शन। जैसे बंदूक की आवाज़ आई और एथलीट दौड़ पड़ा, तो गोली चलने की आवाज़ से लेकर दौड़ने के बीच का जो समय है वो प्रतिक्रिया योग्यता पर डिपेंड है। जो जितनी जल्दी सुन करके क्रिया कर देगा, उतनी उसकी योग्यता अच्छी
मानी जाती है। रिएक्शन एबिलिटी इसको कहते हैं। संतुलन योग्यता, इसमें क्या होगा, संतुलन, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें आपस में संतुलन स्थापित किया जाता है, अपनी बॉडी को संतुलित किया जाता है। अनुकूलन योग्यता, इसमें जो है जैसी भी बदलती परिस्थितियां हैं वो अपने ब्रेन के अनुसार, अपने माइंड के अनुसार उसको उसी में घुल जाता है। जैसे एनवायरनमेंट ठंडा आ गया, फिर गर्म आ गया, एनवायरमेंटल परिस्थितियाँ, आसपास का माहौल है, कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उससे घबराना थोड़ी था, उसके अनुकूल होना था, उस एनवायरनमेंट में घुलने की जो योग्यता है वो अनुकूलन योग्यता कहलाती है। युग्म की योग्यता का मतलब ये है कि एक ही साथ दो मांसपेशियों का बराबर किसी क्रिया में भाग लेना, एक साथ दो से, जैसे उसमें 3 इडियट आपने मूवी देखी होगी, तो दोनों हाथों से बोर्ड पर लिखते हैं, दोनों हाथों से बोर्ड पर लिखते हैं, तो वो जो है युग्म की योग्यता है। ऐसी पृथक्करण होता है अलग, डिफरेंट। ये जो योग्यता है वो किसी उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ये योग्यता शामिल की जाती है, जो अन्य लोगों से भिन्न होती है। ऐसी योग्यता जो औरों से अलग होती है उसको पृथक्करण योग्यता कहते हैं। तालमेल योग्यता, जैसे किसी भी रिदम के साथ, ताल के साथ कोई एक्सरसाइज कराई जाए। तो ये समन्वय योग्यता जो है 7 प्रकार की होती है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से किसी में से भी आ सकता है, आप इसको भी नोट कर लें। तो आपने इनके प्रकारों का वर्णन कर लिया। काफ़ी तेज़ी से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है जिससे वीडियो छोटी बने। फिर भी आपको इससे संबंधित यदि कोई भी समस्या आती है तो आप जो है 9213044444 पर अपनी समस्या मैसेज करके उसके बारे में जान सकते हैं। उस समस्या को दूर करने का अधिक से अधिक प्रयास जो है किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि उसको आसानी से सरल रूप में दूर किया जाए। धन्यवाद।